गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम रीइंफोर्समेंट स्टील बार के टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, बेंट रिबेंट टेस्ट क्या है, रोलर मार्जिन क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस लेक्चर में दिया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है क्योंकि ये टेस्ट आपको आने चाहिए और हमने ऐसे आसान शब्दों में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि यदि आप लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आप इसको पूरा समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको कोई लेक्चर मिस ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके बाद फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम टेस्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील बार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इंडियन स्टैंडर्ड का कोड 1786/2008 के अकॉर्डिंग इसमें हम कौन कौन सा टेस्ट देखेंगे आज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इलोग्नेशन परसेंटेज, बेंड और इवेंट टेस्ट, एल्ड स्ट्रेंथ टेस्ट और रोलिंग मार्जिन टेस्ट। इन सब टेस्ट को कैसे करते हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक टेबल बना के मैंने आपके लिए रखा है, उससे आपको हम समझाने वाले हैं। साथ ही साथ टोटल कैलकुलेशन भी आपको बताने वाले हैं। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं यूटीएम मशीन यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, तो यूटीएम मशीन, तो यूटीएम मशीन जो होती है उसमें हम 2 पॉइंट में जो है स्टील बार को फिक्स करते हैं। कैसे वो हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इस मशीन के साथ सीपीयू यानी कंप्यूटर जो है ऐड होता है, जिससे हमको लोड पता चलता है कि जो कब फेलियर होना स्टील बार शुरू किया, कब फेलियर हो गया, कितने लोड में फेलियर हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलती है। पहले ये ऐसी मशीनें होती थी जिसको हमको ये डायल के माध्यम से देखना होता था, बट अब काफ़ी हाईटेक मशीनें आ गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन टेस्ट को बताएंगे कि इस टेस्ट को हम करते क्यों हैं। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो आपको मैंने बताए हैं ये लैब में किए जाते हैं और प्रत्येक इंजीनियर जो भी है उनको ये करने आना चाहिए, टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो भी आप इसको जानिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो भी आप जानिए। ठीक है, टेबल जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने टेबल बनाया है टेस्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टील के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड का कोड एज पर कितना 1786/2008 के अकॉर्डिंग। इस कोड के जो है कुछ पेजेस भी आपको हमने यहाँ पर आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे, साथ में अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या क्या ऑब्जर्वेशन मैंने किया। देखिए सबसे पहले इस टेस्ट के लिए हमको जो छड़ यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर यहाँ लिखना पड़ता है। तो डाया कितना हो गया आपका 16 mm का छड़ हमने यूज किया है। आप एज पर जितना आपको रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से 12 mm, 10 mm, 20 mm जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने 16 mm का स्टील बार का यूज किया है। सबसे लेंथ कितना हम लेते हैं तो 1 मीटर मैंने लिया है। वेट इन केजी, इस 1 मीटर को मैंने वेट जब किया तो आया 1.609 kg ये आया। ठीक है, रिक्वायर्ड वेट इन मीटर कितना होना चाहिए तो 1.580 kg मेरा होना चाहिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड के फॉर्मूला D²/162 पर निकाला जाता है। ठीक है, तो 1.58 kg होना चाहिए। ये ज्यादा आया, हमने वेट किया था ये ज्यादा आया। ठीक है, ठीक है, यानी ओवर वेट है ये। इसको अच्छे से हम आपको रोलिंग मार्जिन टेस्ट में भी समझेंगे। डिविएशन इन वेट कितना हुआ तो +1.83% ये बढ़ा, यानी ओवर वेट हुआ। तो डिविएशन इन वेट कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिविएशन इन वेट निकालने से पहले आपको बता दें कि D²/162 से हमने इसका वेट निकाला, कितना केजी हुआ ये। डिविएशन इन वेट के लिए जो आपने स्टील बार, जैसे मैंने जो लिया था स्टील बार, इसको मैंने वेट किया था तो आया था 1.609 kg। इसमें से हमने जो मेरा जो रिक्वायर्ड है वो 1.580 है, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इतना मैंने माइनस किया, 1.58 को माइनस किया तो आया 0.029। ठीक है, इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और 1.58 से जो 0 से भाग देंगे, जो मेरा रिक्वायर्ड था तो भाग दिया तो आया 1.83%। आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, डिविएशन इन वेट हम कैसे निकालते हैं, इतना परसेंट मेरा हुआ। ठीक है, जो मेरा आप छड़ को जो आप वेट किए हैं उससे
जो ओरिजिनल वेट है जो आना चाहिए उसको जो है माइनस कर लेंगे, और जो आएगा उसको 100 से गुना करके, और जो 1.580 जो एक्चुअल था उससे हम भाग दे देंगे एक्चुअल वेट जो होना चाहिए, तो मेरा डिविएशन इन वेट निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ बार। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ बार को हम कैसे निकालते हैं? 204.9 आया है mm स्क्वायर, तो कैसे आया है? इसके एक फॉर्मूला होता है वेट डिवीजन 0.00785 इंटू लेंथ। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम। ठीक है क्या? तो इफेक्टिव एरिया ऑफ बार को मैंने कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, तो मेरा स्टील बार को जो मैंने वेट किया था तो आया था 1.609 kg। ठीक है, और ये मेरा जो फॉर्मूला में था वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ स्टील से हम इसको भाग देंगे, यानी 0.00785 से हम इसको भाग देंगे, और गुना किससे करेंगे? 1 से। लेंथ कितना में था? 1 मीटर, तो फॉर्मूला में लेंथ 1 मीटर था, इस 1 से गुना करेंगे तो आया 204.96। यहां पर हमने इफेक्टिव एरिया ऑफ बार निकाला। अब हमको यहां निकालना है इनिशियल गेज लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है a इंटू 5.65। तो ये आया 81 mm। कैसे आया चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ एक चीज आपको हम समझाते चलें कि रूट के अंदर जो a है, अंडर रूट a, उसका जो मान होता है वो इफेक्टिव एरिया ऑफ बार का जो मान निकलता है वही होता है, यानी 204.9 को हम रूट अंदर करेंगे और गुना कर लेंगे 5.65 से। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनिशियल गेज लेंथ निकालने के लिए, तो अंडर रूट a इंटू 5.65, तो क्या 204 आया। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो 204 को हम अंडर रूट करेंगे और 5.65 से हम गुना करेंगे, तो यह आएगा 80.875। तो इसको हमने 81 ले लिया, आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं, लेकिन यहां हमने 81 लिया है। ठीक है, इसको बढ़ा दिया और 81 हमने लिया है, क्योंकि ये जो है 5 से ज्यादा है, 87 है, इसलिए हमने इसको 81 लिया। आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, अब आता है फाइनल गेज लेंथ। ये फाइनल गेज लेंथ क्या है आपको चलिए समझाते हैं। 97 आया है, कैसे आया है बताते हैं। देखिएगा, फाइनल गेज लेंथ निकालने के लिए हम स्टील बार का टुकड़ा जो लिया था हम ले लेते हैं। आप 1 मीटर भी ले सकते हैं, 0.6 मीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं। हमने एक यहां फिक्स करेंगे, एक यहां फिक्स किया। फिक्स करने के बाद जो है इसको लोड देते हैं। ठीक है, लोड देते हैं, और लोड देने के बाद जब ये फेल होना शुरू होता है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसके पहले सेक्शन डिवीजन कैसे करते हुए आपको हम समझा देते हैं कि इसमें सेक्शन हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरा 81 आया था, जो इनिशियल गेज, पहले इनिशियल गेज इस पर हमको मार्किंग करना होता है। तो कैसे मार्किंग करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल गेज को हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या करें, 81 आया है तो 81 में हम क्या करें, स्टील बार मेरा है 1 मीटर है, तो इस पर क्या करेंगे हम 81 mm का हम मार्किंग इस पर कर लेते हैं स्टील बार पर। ठीक है, इस पर मार्किंग कर लेने के बाद जब ये टूटेगा, यानी कि जब इसको हम जो है टेस्ट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो ये जब टूटेगा तो इन्हीं किसी एक सेक्शन में से टूटेगा। यानी 81 mm का जो हम यहां बना लिए हैं, तो इन्हीं में से किसी एक सेक्शन में ये टूटेगा। ठीक है, तो टेस्ट से पहले हमने 81 का सिर्फ लगा लिया था। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम टेस्ट करने के बाद फिर स्टील बार को बाहर निकाला। जिस सेक्शन में टूटा होगा इस सेक्शन को हम दोबारा यहां पर लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो बढ़ा है तो यहां पर हमारे टेस्ट में ये बढ़ा है, बढ़ के 81 से कितना हो गया, 97 हो गया। ठीक है, तो यही आपका फाइनल गेज लेंथ हुआ। ये कितना निकला, 97 निकला। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। यही मेरा 97 यहां पर हमने मेंशन किया है। ठीक है, इरोगनेशन परसेंटेज भी हम यहां देख लेते हैं। इरोगनेशन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेते हैं। आया है मेरा 19.75, कैसे आया है चलिए देखते हैं। देखिए, यहां इरोगनेशन परसेंटेज निकालने के लिए मेरा जो आया था, फाइनल गेज लेंथ जो मेरा आया था 97 mm आया था, और मेरा पहले कितना था 81 mm था, तो 97 में से 81 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद आया कितना, 16 mm आया। तो 16 mm को हम 81 से डिवीजन करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकल गया, कितना आया 19.75%। तो जो एलोगनेशन मेरा इस छड़ का कितना आया 19.75%, जो हमने वहां मेंशन किया है, आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, और इस तरह से हम जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है,
यहां समझ गए होंगे कि इलॉन्गेशन परसेंटेज निकालने के लिए क्या फाइनल गेज जो मेरा आएगा उसमें से जो हमने मेजर किया था उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि इलॉन्गेशन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल गेज क्या है भी आप समझ ही गए होंगे। अब बेंड टेस्ट और इवेंट टेस्ट समझने से पहले यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को जरा समझ लीजिए। देखिएगा यहां कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा इसमें फर्क है। यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो स्टील बार जहां से फेलियर होना शुरू होता है, ठीक है, जहां से ये फेलियर होना शुरू होगा उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब है जहां पर वो फेलियर हो जाता है, जितना लोड सहने के बाद वो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है आपको। यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब होता है कि जब स्टील बार को आप टेस्ट में लगाते हैं तो जहां से वो फेलियर होना, जितने लोड के बाद वो फेलियर होना शुरू हो जाता है वो आपका यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ, और जितना लोड सहने के बाद वो फेलियर हो जाता है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट कितना है, 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कितना है, 556 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। मतलब स्टील बार जो होगा 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक या कम में, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो स्टील बार को इस टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर से फेलियर होना शुरू होगा, अब 556 न्यूटन पर mm स्क्वायर में जाके ये फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब फेलियर जहां होगा उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में काउंट करते हैं, और यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट में जहां पर ये फेलियर होगा, ठीक है। इतना आप इजीली समझ गए होंगे इसको। तो हम टेस्ट के बारे में अलग अलग आपको अच्छे से आसान भाषा रख के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर को कहीं स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए अब बेंड टेस्ट और इवेंट टेस्ट को समझते हैं। देखिए बेंड टेस्ट का मतलब होता है कि एक स्टील बार हम लेते हैं, लेने के बाद उसको हम बेंड करते हैं। तो बेंड कितना करेंगे, देखिएगा यहां से आपको 0 डिग्री होगा, सीधा स्टील बार है तो 0 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के बाद यहां पर इसको हम 135 डिग्री तक ले जाएंगे। 135 डिग्री पर ले जाने के बाद 135 डिग्री तक इसको बेंड करेंगे, यानी कि यहां से अब मेजर कीजिए तो 135 डिग्री ये होगा। और उसके बाद जब 135 डिग्री पे इसको हम बेंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह का कोई क्रैकनेस, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर क्रैकनेस या डैमेज नहीं है तो ये बार बेंड टेस्ट के लिए पास हो जाता है, ठीक है। आप बेंड टेस्ट समझ गए होंगे। रिबेंड टेस्ट का मतलब यह होता है कि इसी बार को हम क्या करते हैं, स्टील बार को हम पानी में बॉयल करते हैं आधा घंटा तक, 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक इसको पानी में आधा घंटा तक बॉयल करेंगे, ठीक है। अब बॉयल कर लेने के बाद, जब इसको हम बॉयल कर लेंगे तो बॉयल करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा इसको हम वापस बेंड करेंगे 157.5 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री यहां हुआ, ये 0 डिग्री हुआ, तो यहां से यहां ये 157.5 डिग्री तक इसको ये हम फिर बेंड करेंगे। अब बेंड करने के बाद ये देखेंगे कि यहां पर किसी तरह का कोई क्रैकनेस, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर क्रैकनेस या डैमेज नहीं है तो ये भी स्टील बार रीबेंड टेस्ट में पास हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा रोलिंग मार्जिंग टेस्ट को अच्छे से समझाते हैं। देखिए रोलिंग मार्जिंग टेस्ट ऊपर मैंने आपको एक बार बता भी दिया है, फिर दोबारा समझा रहे हैं। इंडियन कोड के अकॉर्डिंग 1786 इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो मेरा है उसके अकॉर्डिंग, तो 1786 के अकॉर्डिंग देखिए रोलिंग मार्जिंग टेस्ट है क्या, पहले ये जानिए। रोलिंग मार्जिंग का टेस्ट में ये हम देखते हैं कि स्टील बार ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है, जितना आपने इंडियन स्टैंडर्ड ने जो तय किया है उससे ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि एस्टिमेट गड़बड़ हो जाता है, किसी इंजीनियर ने लिख के दिया या आपने एस्टिमेट किया कि इतना टन आया, अगर आपका छड़ ओवरवेट होगा तो वो क्वांटिटी में घट जाएगा, उतना आप छड़ उतना ही खरीदेंगे लेकिन वो क्वांटिटी में घटेगा जिससे स्टील बार कम हो जाएगा। फिर आपको हमको ज्यादा खरीदना होगा, ज्यादा वजन में खरीदना होगा, तो जो वेट होगा, जो ज्यादा हमको खरीदना होगा, जैसे 1 टन 2 टन बढ़ गया तो उसका पैसा कहां मेंशन होगा, उसका पैसा कौन देगा। इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं ताकि ओवरवेट छड़ ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी टीएमटी हो, किसी भी कंपनी का हो, ओवरवेट इसको नहीं होना चाहिए। इसमें इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है देखिएगा, 8 mm से 10 mm तक ये 7 प्लस माइनस घटेगा बढ़ेगा 7% होना चाहिए। 12 mm से लेकर 16 mm तक ये प्लस माइनस 5% होना चाहिए। 20 mm टू अबव ये प्लस माइनस 3% होना चाहिए, ठीक है। ये है। अब इसको निकालें कैसे ये आपको हम समझा देते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है कि आपका जो वेट आपने किया था छड़ का वो यहां मेंशन करेंगे, जो स्टैंडर्ड वेट है वो यहां मेंशन करेंगे, 100 से गुना करेंगे और स्टैंडर्ड वेट से भाग देंगे। जैसे हमारा इस टेस्ट में जो था तो 1.609 मेरा आया था, ठीक है। जो हमने वेट किया था तो माइनस किया 1.580 माइनस किया हमने, ठीक है, और डिवीजन किया 1.580 से जो स्टैंडर्ड वेट में आया था और 100 से गुना किया तो आया 1.83%।
तो मेरा रोलिंग मार्जिन कितना है 1.83%। 16 mm का बार हमने प्रोवाइड किया था, 16 mm के बार पर हमने टेस्ट किया था, तो 12 से 16 mm कितना है, ये प्लस माइनस 5% होना चाहिए। आया कितना है, 2% से भी ये कम है, मतलब कि ये स्टील बार जो हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं वो रोलिंग मार्जिन टेस्ट में भी ये पास हो जाता है और इस पर हम काम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च शक्ति यूरोपीय इस्पात। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो आपको बताते हैं 1786 2008 1786 उसका पूरा डिटेल यहाँ पर है दिया हुआ है। यहाँ से टोटल चीज जो भी आप टेस्ट मैंने किए हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ये देखिएगा 2008 के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ मेंशन है, देखिएगा टोटल हर चीजें इस में मेंशन की गई है। यहाँ पर आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, देखिएगा, देख रहे हैं, तो टोटल जानकारी यहाँ पर है। इसकी पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से आपको तमाम इस टेस्ट से रिलेटेड तमाम जानकारी यहाँ मेंशन है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, सारे टेस्ट के बारे में हमने आपको जो है थ्योरिटिकल पूरा नॉलेज दिया, और आप इसको अगर आप सही से समझ गए हैं तो प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं यूटीएम मशीन से। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं आप नहीं समझे हैं या चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और क्या बदलाव करें, कैसे अपने लेक्चर को और अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है, तो आप उसके लिए हमको कमेंट कर सकते हैं। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी टेस्ट के बारे में आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो आप हमसे वो कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर से वापस आपको हम किसी और लेक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ स्टील बार का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।